No, you good? Are you good? No. So guys, देखा आपने किस तरीके से लोग अपने बाइसेप को इंजर कर रहे हैं इस तरीके के मूवमेंट्स को करते हुए। सो आज हम बात करने वाले हैं इसी इंजरी वाली सीरीज में बाइसेप टेयर की। बहुत बार मैंने भी बात करी है इसके बारे में, लेकिन आज मैं जो आपको डिटेल्स दूंगा कि ये क्यों होता है, क्या रीजंस हैं इसके, कैसे आप बच सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। सो गाइज, वेलकम बैक, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बताओ एनीवे सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बाइसेप टेयर की। तो भाई बाइसेप टेयर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। बाइसेप टेयर का मतलब होता है, जो आप ये खूबसूरत सा डोला देख रहे हैं ना, सभी के पास होता है। ये जो डोला है जिससे आपका डोला बनता है, ये बाइसेप मसल इसे कहते हैं। बाइसेप मसल आपके ह्यूमरस बोन, ये जो बोन होती है एल्बो से लेकर आपके एक्रोमियम तक, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस बोन। इसमें आगे लगा हुआ जो हिस्सा है दिस इज बाइसेप। अब ये जो बाइसेप मसल है काफ़ी तरीके से आप लोग ट्रेन करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बाइसेप का मसल टेयर हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। कहाँ से? या तो आपके एल्बो से, ठीक है। एल्बो में जो आपका टेंडन अटैच्ड होता है, टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है आपके मसल का जो सबसे निचला हिस्सा, जहाँ से वो आपकी बोन में इंसर्ट होता है या चिपकता है या वहाँ पे लगा हुआ होता है, उसे टेंडन कहते हैं। वो आपके मसल बेली का ही पार्ट होता है, लास्ट का। सो बाइसेप का जो मसल है आपके लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, ये आपके बाइसेप के एल्बो में अटैच होता है टेंडन के थ्रू, और दूसरा होता है आपके ये ह्यूमरस बोन के पास क्रॉस होके इस तरीके से लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड। लॉन्ग होता है आपका बाहर का, यहाँ पे आपके इस तरीके से ह्यूमरस बोन में क्रॉस होके यहाँ पे अटैच होता है, और शॉर्ट हेड आपका अंदर जाता है यूं। तो ये दोनों ही मसल्स आपके टेंडन के थ्रू जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अब जब कोई ऐसी एक्सरसाइज आप करते हो या एक ऐसा स्ट्रेस मसल में डालते हो जो बहुत ज़्यादा है बाइसेप मसल के लिए, तो बाइसेप का जो टेंडन है वो टूट जाता है। ज़्यादातर वो नीचे से टूटता है या फिर कभी कभी ऊपर से भी टूट जाता है, तो बाइसेप उसमें पूरी रोल हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है ये समझते हैं। सबसे पहले बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए काफ़ी सारे लोगों को बाइसेप टेयर हुआ है। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला रीज़न है वेट टू हैवी, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट का इस्तेमाल किया जा रहा है बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए, और जिसकी वजह से उनका बाइसेप जो है टेंडन जो है टूट जाता है, ठीक है। तो अवॉइड करना है हमें यहाँ पे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लोड को अपनी बाइसेप कर्ल्स में। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बाइसेप मसल जो है वो है छोटा मसल, ठीक है। इट्स नॉट लाइक बैक या लेग्स या फिर आपकी पेक्टोरियल मसल, उसकी तरह ये बड़ा मसल नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल मसल, और ग्रुप है, मसल ग्रुप है बेसिकली। शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड बाइसेप ब्रैकियाई, उसके साथ ब्रैकियालिस, उसके साथ ब्रैकियोरेडियलिस। तो क्या है कि छोटे छोटे से मसल्स आपके आर्म्स में लगे हुए हैं यहाँ पे फ्रंट में, और जिसको मिलके एक बाइसेप मसल का ग्रुप बन रहा है। तो बहुत ही छोटा मसल है, इसको इतना ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं होती। बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए आपको कभी भी अपने 1 रैप मैक्स, 2 रैप मैक्स, 3 रैप मैक्स, इवन 5 रैप मैक्स तक भी मैं रेकमेंड नहीं करता कि आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब आपको उसमें अपनी स्ट्रेंथ चेक नहीं करनी है कि यार भाई आप कितना वेट उसमें उठा सकते हो, कर्ल्स कर सकते हो, ठीक है। ये वो एक्सरसाइज नहीं होती बाइसेप की, क्योंकि वो एक छोटे स्मॉल मसल ग्रुप के लिए टारगेट करने वाली एक्सरसाइज है। बाइसेप का जो फंक्शन होता है ना, मैंने बहुत बार बताया है, वो सिर्फ इतना है कि आपका जो ये आर्म है ना, उसको फ्लेक्शन कर सके, आर्म का फ्लेक्शन एट दी एल्बो जॉइंट, यानी कि हाथ सीधे से यूं कर्ल कर सके। यही इसके बाइसेप का फंक्शन है। उसके साथ साथ आपके न्यूट्रल जब आपका हाथ है न्यूट्रल, उसके बाद उसको सुपिनेट कर सके। सो न्यूट्रल से सुपिनेशन में ला सके और उसके साथ फ्लेक्शन कर सके। इतना ही रोल है, इतना ही फंक्शन है आपके बाइसेप मसल का, बहुत ही छोटा सा। और ऑफ कोर्स बाकी और चीज़ों में भी असिस्ट करता है, पुलिंग वगैरह में जब आप मूवमेंट्स करते हो तो तब भी ये मसल असिस्ट करता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि इसको बहुत हैवी वेट का ट्रॉमा दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान ये रखिए कि रेपिटेशन रेंज जो है आपकी वो 8, 12, 15 के आसपास ही रहनी चाहिए। इसे कहते हैं हम स्वीट हाइपरट्रॉफी रेंज। हाइपरट्रॉफी मतलब मसल बिल्ड करना। और जब आपका गोल, जब आप जिम जाते हो तो ज़्यादातर लोगों का गोल या तो साइज बढ़ाना होता है, मसल साइज, या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है ओवरऑल, जैसे कि आपके बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट्स में, स्क्वाट्स में, या फिर ओवरऑल शोल्डर प्रेसेस में। मतलब ओवरऑल लिफ्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना गोल होता है। 2-3 गोल्स होते हैं लोगों के। तीसरी चीज मैं बात करता हूं, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी स्ट्रिक्ट कर्ल्स नाम की भी तो चीज होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्ट्रिक्ट कर्ल्स के लिए। तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये थोड़ा सा डेंजरस है।
एक नॉर्मल जिम गोर के लिए स्ट्रिक्ट कर्ल्स लगाना, आपने देखा होगा पीछे वॉल पे लोग रख के स्ट्रिक्ट कर्ल्स लगाते हैं, इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, आप इसमें टेस्ट करते हैं कि भाई कितना आप हैवी कर्ल कर सकते हो स्ट्रिक्ट तरीके से। अब इसको नॉर्मल एक्सरसाइजेस के लिए आप लगा रहे हो 8, 12, 15 रेपिटेशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 1 रैप मैक्स टेस्ट करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो इट इज़ डेंजरस, क्योंकि जो ये स्ट्रिक्ट कर लगाने वाले एथलीट्स होते हैं, जो बंदे होते हैं या जो लोग होते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं उसकी। वही जो मैंने आर्म रेस्लिंग वाला फंडा आपको दिया था कि भाई प्रैक्टिस करोगे, टेक्निक समझोगे या फिर लर्न करोगे किसी कोच के अंडर, किसी क्लब में, किसी एकेडमी में, तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी डेंजर तो बना ही रहेगा। सो हाइपरट्रॉफी गोल है, ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करना गोल है, तो स्ट्रिक्ट कर्ल लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज इट इज डेंजरस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद आती है आइसोलेशन मूवमेंट। ये जो बाइसेप कर्ल्स नाम की जो चीज होती है ना, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन मूवमेंट। अब आइसोलेशन मूवमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है वन जॉइंट मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें आपका सिर्फ एक ही जॉइंट काम कर रहा है। ठीक है, वो है आपका एल्बो जॉइंट। दिस इज बाइसेप कर्ल्स, वन जॉइंट मूवमेंट, और कोई भी मूवमेंट नहीं होती इसमें। ठीक है, अब कुछ लोगों का शोल्डर भी मूव करता है थोड़ा बहुत, विच इज ऑल राइट, मतलब वो आपका पीक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आप टुवर्ड्स द एंड थोड़ा मूव करते हो, इट्स ओके, बट बाय द बुक्स इट इज अ वन जॉइंट मूवमेंट जिसमें आपका एल्बो जॉइंट मूव कर रहा है। और जब भी एक जॉइंट मूवमेंट होता है ना, वो यूजुअली ज्यादा लोड नहीं लिया जाता उसमें, क्योंकि उसमें एक ही मसल को ज्यादा टारगेट किया जाता है। वन जॉइंट एंड वन मसल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होती है आपकी आइसोलेशन मूवमेंट में। तो ज़्यादा वेट लेने का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा जॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल रही, तो लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद वार्म अप। ये जो आपका बाइसेप मसल है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये काफ़ी सारे मूवमेंट्स में असिस्टिंग मसल का काम करता है। जैसे कि आप बैक कर रहे हो, पुलिंग मूवमेंट कोई कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये काम आता है। आप डेड लिफ्ट कर रहे हो तो उसमें भी काम आता है, पुलअप्स लगा रहे हो तो उसमें भी बाइसेप मसल काम आता है, और अगर सिर्फ बाइसेप ही हिट कर रहे हो तो भी उसमें उसका काम तो है ही। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वार्म अप जरूर करें बाइसेप मसल को। अब जैसे आप हैवी बैक मूवमेंट्स करते हैं तो ऑफ कोर्स उस दिन आप बाइसेप को स्ट्रेच करना, थोड़े बहुत कर्ल्स कर लेना, फ्लेक्शन करना आर्म का, ये सारी चीज़ें आप एज अ वार्म अप रूटीन ज़रूर करिए, ताकि आपका बाइसेप मसल भी वहाँ पे वार्म हो जाए, ब्लड फ्लो बढ़े उसमें, उसकी मोबिलिटी और उसका एक तरीके से ब्लड जो है उसके अंदर रश हो और आपको इंजरी होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, तो वार्म अप पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है हमारी दूसरी जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक, जिसकी वजह से लोग बाइसेप टेयर कर लेते हैं। बाइसेप कर्ल्स में तो होता ही है, बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, लेकिन जो दूसरी मिस्टेक है ना, डेड लिफ्टिंग, वो बहुत ही डेंजरस है, और खासकर ज्यादातर लोगों को डेड लिफ्टिंग करते हुए ज्यादा इंजरीज होती हैं बाइसेप टेयर को रिलेटेड। अब पहली चीज मैं आपको बताता हूं, वो है आपकी रॉन्ग टेक्निक। रॉन्ग टेक्निक से मेरा मतलब यहाँ पे समझिएगा, काफ़ी सारे लोगों का दिमाग चलने लग गया होगा अभी, अच्छा वो हाथ उल्टा पीछे करते हैं, क्या वो रॉन्ग तो नहीं है? लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग वंस एंड फॉर ऑल। रॉन्ग टेक्निक से मतलब होता है आपकी डेडलिफ्टिंग का फॉर्म और उसकी टेक्निक। इसमें आप ग्रिपिंग कौन सी ले रहे हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोगों से कि भाई ऑल्टरनेट ग्रिपिंग जो करते हैं वो गलत होता है। ऑल्टरनेट ग्रिपिंग क्या होती है? दिस इज ऑल्टरनेट ग्रिपिंग, मतलब आपने एक हाथ सुपिनेटेड लिया, दूसरा हाथ प्रोनेटेड लिया डेडलिफ्ट करते हुए। ये आपकी ग्रिपिंग को डेफिनेटली इंप्रूव करता है, आपको ज़्यादा होल्ड अच्छा आपको देता है बारबेल में, इसीलिए काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है कि ये जो ऑल्टरनेट ग्रिपिंग होती है ये आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ा देती है आपके बाइसेप में, क्योंकि आपने एक हाथ से सुपिनेटेड हाथ से पकड़ा जिससे है बारबेल, सारा लोड आपका बाइसेप में आ जाता है, विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि लोग समझते नहीं है बायोमैकेनिक्स और बस जो मन में आता है बोल देते हैं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि ऑल्टरनेट ग्रिप यहां पे कल्प्रिट नहीं होती कि भाई आपने ऑल्टरनेट ग्रिप ली तो आप हैवी लोड लोगे, 1 रैप मैक्स मारोगे तो आपका बाइसेप टेयर होगा ही होगा। नो, इट्स द टेक्निक। जब आप हैवी लोड लगाने लगते हैं ना तो आपकी टेक्निक और फॉर्म गड़बड़ाने लगती है, इसकी वजह से लोगों का बाइसेप टेयर होता है। ऐसे बहुत सारे पावर लिफ्टिंग चैंपियंस हैं जिन्होंने बहुत मेजर लिफ्ट्स चैंपियनशिप्स जीती हैं विथ ऑल्टरनेट ग्रिप, और वो अभी भी कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ जब होती है जब आप अपने
एल्बोज यानी कि अपने आर्म को बेंड करते हो, तब आपकी जो टेक्निक है, जो फॉर्म है, वो खराब हो जाती है। आप डेडलिफ्ट करते हुए कभी भी अपने आर्म को ऐसा बेंड नहीं करते। जो सुपिनेटेड वाला आर्म है ना आपका, जो सुपिनेटेड वाला आर्म है आपका, अगर वो बेंड हो गया इस तरीके से, तो लिफ्टिंग करते हुए आप अपने बाइसेप का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कोई 10 केजी 15 केजी का तो वेट लगाया नहीं होगा आपने डेडलिफ्टिंग में। हो सकता है कि 150 केजी, 60 केजी, 180, 200 किलो, उससे भी ऊपर हो। तो 200 किलो के आप कर सकते हो। आपकी बैक और लेग्स ने जितना उठाना था उठाया। लेकिन अगर आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो और आपने गलती से टेक्निक में गड़बड़ करते हुए अपना एल्बो इस तरीके से कर दिया, यानी कि आर्म बेंड कर दिया, तो सारा लोड आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपके बाइसेप में। और यही रीजन होता है बाइसेप टेयर होने का सुपिनेटेड ग्रिप में। अब मैं आपको सही टेक्निक बता देता हूं। देखो, मैंने पहले भी बताया डेडलिफ्ट वाला, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो हमेशा डेडलिफ्टिंग करते हुए आपके आर्म्स जो हैं वो आपके लॉक रहने चाहिए। ट्राइसेप इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इंगेज योर ट्राइसेप्स, दिमाग में बैठा लो। सुपिनेटेड ग्रिप कर रहे हो या प्रोनेटेड ग्रिप कर रहे हो, इंगेजमेंट ऑफ योर ट्राइसेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आपके ट्राइसेप का इंगेजमेंट होगा ना, वहां पे कभी भी आपका बाइसेप पे लोड नहीं आएगा, बिकॉज आप आर्म को लॉक कर रहे हो, बेंड नहीं कर रहे हो। द मोमेंट यू बेंड द आर्म, आपके बाइसेप में लोड आने लग जाएगा और फिर वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं कि आपको क्यों इंजरी हो सकती है अगर आप टेक्निक में गड़बड़ कर रहे हैं, फॉर्म में गड़बड़ कर रहे हैं। तो ग्रिप की वजह से आपको इंजरी नहीं हो रही है, ये दिमाग से निकाल दीजिए बात को। ठीक है, जिसने बचपन से उसी में ट्रेन किया है उसको कभी इंजरी नहीं होगी, क्योंकि वो फॉर्म और टेक्निक सही रखता है, इवन इफ दैट पर्सन इज गोइंग फॉर 1 रैप मैक्स। ठीक है, नाउ अब अगर मैं बात करूं दूसरे जो आपके ग्रिप्स होते हैं, अवेलेबल ग्रिप्स, क्या उस पर आपको स्विच करना चाहिए अगर आप श्योर नहीं हो कि यार हो सकती है इंजरी, मैं क्यों करूं ये? बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि ऑल्टरनेट ग्रिप से आपको इंजरी हो सकती है या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें, तो यार कोई मना नहीं कर रहा आपको, स्विच टू प्रोनेटेड ग्रिप। व्हाट इज अ प्रोनेटेड ग्रिप? आप दोनों ही हाथों को इस तरीके से प्रोनेटेड ग्रिप आप बारबेल में लेते हैं और इसी में लिफ्ट करते हैं। अब प्रोनेटेड ग्रिप का एक पंगा ये होता है कि आपका बारबेल जो है एक टाइम के बाद स्लिप लूज होने लगता है, क्योंकि आपकी फिंगर्स की स्ट्रेंथ, ग्रिपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैवी वेट्स में। व्हेन यू गोइंग फॉर 3 रैप मैक्स, 1 रैप मैक्स, या फिर आप हायर रेपिटेशन के लिए एक हैवी वेट ले रहे हो, तो ग्रिप वहां पे लूज होने लगती है। तो इसमें इस्तेमाल होती है यहां पे हुक ग्रिप। अब ये जो हुक ग्रिप नाम की चीज है मैं आपको समझाता हूं क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपका बारबेल है। अब बारबेल को नॉर्मल तरीके से आप कैसे पकड़ते हो? ऐसे। ठीक है, ये आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो आपकी उंगलियों के ऊपर आता है। ये नॉर्मल आपकी प्रोनेटेड ग्रिप आप लेते हो, चाहे कोई सा भी पुल मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब डेडलिफ्ट करते हुए भी आप यही इस्तेमाल कर रहे हो। अब हुक ग्रिप क्या होती है जो पावर लिफ्टर्स यूज करते हैं? वो होती है ये अंगूठा जाता है अंदर और ये अंगूठे को आप इस तरीके से रैप करते हो। ये होती है एक प्रॉपर पावर लिफ्टिंग हुक ग्रिप, जो आपको आपकी ग्रिपिंग लूज नहीं होने देती। आपका बारबेल आपका इस तरीके से अटका रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रांग ग्रिप होती है। इसका एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये ग्रिप जब आप परफॉर्म करने लगते हो तो आपका अंगूठा बहुत दर्द करता है, आपको बहुत पेन होता है और ये काफ़ी टाइम तक लोगों को फील होती है। सो यू नीड प्रैक्टिस। अगर आप इस हुक ग्रिप की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने यूजुअल वेट से नहीं करेंगे, जो आपका हैवी वेट जो आप उठाते हो। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट दिस ग्रिपिंग विथ मिनिमम वेट, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने में आपको 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना भर, 3-4 महीने लग सकते हैं इसमें कंफर्टेबल होने में। और ये ग्रिप में जब आप कंफर्टेबल हो गए तो आपकी ओवरऑल जो लिफ्टिंग होगी उसमें कभी भी आपका ग्रिप लूज नहीं होगा और बहुत ही कंफर्टेबल ग्रिप बन जाएगी बाद में आपके लिए। ठीक है, इसमें आपको एक सजेशन भी देता हूं कि जब आप ये हुक ग्रिप यूज कर रहे हैं तो टेप्स आती हैं। टेप्स आप यूज कर सकते हो अपने अंगूठे में। सॉफ्ट टेप्स आती हैं, वो प्लास्टर टेप मत लगाना, सॉफ्ट टेप्स आती हैं प्रॉपर लिफ्टिंग के लिए, वो आप यूज करोगे तो आपके जो अंगूठे में दर्द नहीं होगा, बारबेल से जो चुभ सकता है वो नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है बीइंग अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब देखो, बाइसेप टेयर होना रिलेटेड है हैवी वेट से, हैवी लोड से। जब भी कोई इंसान हैवी लोड को उठाने लगता है अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके बाइसेप मसल के इंजर होने के। और स्ट्रॉन्ग मैन जो एक स्पोर्ट है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग टायर्स वगैरह फ्लिप करते हैं, स्टोन लिफ्टिंग करते हैं। ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसमें आपको अपने बाइसेप का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस चीज़ को लिफ्ट करना पड़ता है।
बहुत सारे लोग टायर फ्लिप करते हुए भी स्टुपिडिटी करते हैं, और ये स्टुपिडिटी है कि वो बिना सीखे, बिना उस टेक्निक को समझे, बिना फॉर्म को लर्न किए विद अ प्रॉपर कोच, एक सही गाइडेंस के बिना ही वो उसको करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाइसेप टेयर जैसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा टायर फ्लिप करते हुए भी बाइसेप टेयर हुआ है, क्योंकि टेक्निक नहीं पता। टेक्निक बहुत ही डिफरेंट तरीके की होती है, एक टायर को फ्लिप करने की और एक डेडलिफ्ट करने की। इंगेजमेंट ऑफ योर लेग्स, इंगेजमेंट ऑफ योर अपर बॉडी, एल्बोज को हमेशा लॉक्ड रखना ताकि आपका बाइसेप इंगेज ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब बिना प्रैक्टिस के लिए आपने देखा एक बड़ा सा टायर रखा हुआ है और आप गए उठाने लग गए, उसको फ्लिप करने लग गए, तो चांसेस वहाँ पे ये हैं कि आप इंजरी हो सकते हो वहाँ पे। तो वो इंजरी से बचने के लिए आपको या तो प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर इस तरीके के मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली, अगर आपको नहीं आता है तो। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्गमैन में जो आप स्टोन लिफ्टिंग देखते हैं, स्टोन लिफ्टिंग की वजह से भी काफी सारे लोगों को बाइसेप टेयर हुआ है, और रीजन भी है क्योंकि एक ऐसा लिफ्ट है जिसमें आपकी ग्रिपिंग नहीं है, ठीक तरीके से आप ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा टेक्निक का ध्यान रखना है। अगर टेक्निक थोड़ा सा भी गई तो फिर आपकी इंजरी होने के चांसेस वहां पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये होता भी है। काफ़ी सारे स्ट्रॉन्गमैन जो हैं अपनी करियर में कई बार इंजर हुए हैं, बाइसेप टेयर हो गया है, पैक टेयर हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन दे ऑलवेज कम बैक। तो ये ध्यान आपको यहाँ रखना है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्ट्रॉन्गमैन भी, जो प्रॉपर एथलीट्स हैं, वो भी इंजर हो जाते हैं अपनी टेक्निक की वजह से। क्योंकि टेक्निक का क्या है कि जब आप एक बहुत ही हाई स्पीड में हैवी वेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको परफॉर्मेंस भी अपनी हाई रखनी होती है, इफेक्टिव रखनी होती है, तब आपकी टेक्निक के गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रॉन्गमैन नहीं हो या फिर उस रिगार्ड्स में आप ट्रेन नहीं कर रहे हो, स्पोर्ट के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हो अंडर प्रॉपर गाइडेंस, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये टायर फ्लिपिंग और ये स्टोन लिफ्टिंग से थोड़ा अवॉइड ही करें। अगर आपके पास गाइडेंस है, कोचेस हैं आपको जो ट्रेन कर सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इसकी टेक्निक डिफरेंट होती है नॉर्मल लिफ्टिंग से। एज अ कंक्लूजन मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि भाई हैवी वेट विल फाइंड योर वीकेस्ट लिंक। हैवी वेट जब भी आप लगाओगे, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका वो वीकेस्ट लिंक ढूंढ ही लेगा, और आपका वीकेस्ट लिंक सबसे पहले जवाब देगा, सबसे पहले गिव अप वही करेगा। तो ध्यान हमेशा यही रखिए कि आप जब ट्रेनिंग करते हो तो अपने सारे मसल ग्रुप्स को इक्वली ट्रेन करिए, यानी कि उस पर उतना ही एम्फेसिस डालिए जितना उसको जरूरत है, ताकि वो आपके ओवरऑल लिफ्ट्स में सपोर्ट करे। क्योंकि सारे मसल्स, चाहे आपको बाइसेप हो, चाहे ट्राइसेप हो, चाहे छोटे छोटे काव्स हो, चाहे छोटे छोटे मसल्स हो, वो आपके ओवरऑल लिफ्ट में बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं। अगर वो वीक लिंक रह गई तो आपको मेजर लिफ्ट्स में, स्क्वाट, डेड लिफ्ट्स, बेंच प्रेस, उसमें इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, और वही पर्टिकुलर वाला वीक लिंक जो है सबसे पहले वही जाएगा। सो मेक श्योर गाइज ये सारी मिस्टेक्स आप ना करें, बहुत ही ध्यान से अपनी एक्सरसाइजेस को करें। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनी अदर एक्सरसाइजेस और इंजरीज, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर हिट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो भी इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं। ऑलराइट, टेक केयर गाइस, जीत सलाल, बाय बाय।